Hello everyone, I am Ranjana Yadav from दिवाकर एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। पहले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सेकेंड लेक्चर में हम आप इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धर्मेतर साहित्य के बारे में कि धर्मेतर साहित्य होता क्या है। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, कविताओं की कुल कितनी पंक्तियां दी हुई हैं? 30,000 पंक्तियां दी हुई हैं। ये कविताएं मुख्य दो समूहों में विभाजित हैं। पहली पदन किल करक्कु और दूसरी है पट्टू पाट्टू, जिसमें पहला जो समूह है वो बाद वाले समूह से बहुत पुराना है, यानी कि जो सबसे पुराना समूह है वो कौन सा है? पतन किल कणक्कु। ठीक है। फिर आती है मनुस्मृतियां। मनुस्मृतियां जो है वो सबसे प्राचीन एवं कैसी है? प्रमाणिक है। जिससे क्या पता चलता है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इससे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी मिलती है। किससे किससे मिलती थी? मनुस्मृति से मिलती है, उपनिषदों से भी मिलती है ना? हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था। उपनिषद से, महाकाव्य से क्या मिलती है? तत्कालीन भारतीय समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का क्या है? उल्लेख है। कौन कौन से विवाह है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें जो अनुलोम विवाह है, इसमें क्या होता है? विवाह भी दो तरह का है, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। जो अनुलोम विवाह है उसमें जो उच्च वर्ग का पुरुष है, यदि वो निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है तो वह विवाह कौन सा कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। इसके बाद आता है प्रतिलोम विवाह। जो प्रतिलोम विवाह होता है, इसमें उच्च वर्ग की कन्या यदि निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी कर ले तो वो कौन सी विवाह कहलाता है? वो कहलाता है प्रतिलोम विवाह। वो कौन सा विवाह कहलाता है? वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसके बाद आती है नारद स्मृतियां। जो नारद स्मृतियां हैं, इससे गुप्त वंश के विषय की जानकारी मिलती है। इसके बाद आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य के ही दोनों नाम हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की संस्कृत भाषा में। इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला भारतीय राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह लगभग 6000 श्लोकों वाले ग्रंथ में, इसमें कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन चलता है। ठीक है, किसका वर्णन पता चलता है? मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। लेकिन ये जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ये पूर्णतः किस पर है आधारित? राजनीतिक पर आधारित है। इसका नाम बेशक ही अर्थशास्त्र है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें जितनी भी जानकारी है ये किस पर आधारित है? ये राजनीति पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है, इसकी रचना विशाखदत्त द्वारा की गई थी। इस नाटक में, ये एक नाटक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन किया गया है। यानी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने कैसे नंद वंश का पतन किया, कैसे नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश की स्थापना की, इसकी जानकारी किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसके बाद आता है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इसमें पुष्यमित्र शुंग
शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग और उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, इसके समय की जितनी भी राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, और शुंग एवं यवन का जो संघर्ष हुआ था आपस में उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हर्षचरित। हर्षचरित्र की रचना हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन और उसके तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? हर्ष और भारतीय इतिहास के विषय में जितनी भी जानकारियां हैं हर्ष की शासनकाल की, वो हर्षचरित्र से मिलती है। इसकी रचना हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। इसके बाद आता है स्वप्नवास पदता। इसकी रचना महाकवि भास द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन और चंद्र प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना कलहर ने की है और यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कलहर की राजतरंगिणी से मिलता है। इसे भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आता है विक्रमांगदेव चरितम। इसकी रचना भी कश्मीरी कवि बिल्हड़ के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब विक्रमांगदेव चरित्र जिसकी रचना कश्मीरी कवि बिल्हड़ के द्वारा की गई थी, से चालुक्य राजवंश के बारे में तो पता चलता है, लेकिन ये पुस्तक किस पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है? विक्रमादित्य पंचम के विषय में ज्यादा जानकारियां हमें मिलती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? विक्रमांगदेव चरितम। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने की थी। इस काव्य से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कि चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? कीर्ति कौमुदी से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना सोमेश्वर ने की थी। फिर आता है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा की रचना महाकवि डंडिन के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी कि पल्लवों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? अवंती सुंदरी कथा से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी? महाकवि डांडिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित एक संस्कृत व्याकरण की पहली प्रमाणिक पुस्तक है, जिसमें क्या है? व्याकरण की रचना की गई है संस्कृत भाषा में। ठीक है, फिर आता है अष्टाध्यायी। ये क्या है? कुछ ग्रंथ हैं और ग्रंथों की रचनाकार किसने की और कौन से काल में की है, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। जैसे अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके बाद आता है रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना अभी हमने पढ़ा है, चाणक्य ने की थी। कब की थी? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर आती है इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यानी कि मौर्य काल में इंडिका की रचना की मेगास्थनीज ने। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सत सहसारिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने की है कनिष्क के काल में। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है कनिष्क के काल में। सौंदरानंद की रचना भी अश्वघोष ने ही की है कनिष्क के काल में। यानी कि जो तीनों ग्रंथ हैं, तीनों साहित्य हैं, ये कनिष्क के काल में इनकी रचना हुई।
नागार्जुन अश्वघोष के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि कनिष्क, ये तीनों के तीनों ग्रंथों का नाम दे दिया जाएगा और इसमें एक ऑड दे दिया जाएगा, जिससे आपसे ये पूछा जाएगा कि कनिष्क काल के ग्रंथों की बताइए किसने की है या कब हुई है, या फिर अश्वघोष के ग्रंथ पूछ लिए जाएंगे। ये तीनों दे दिया जाएगा या कोई और दे दिया जाएगा, दो तो तीन तो सिमिलर रहेंगे, एक दूसरा रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद अश्वघोष की रचना है। ठीक है। फिर आता है स्वप्नवास पद्धता। स्वप्नवास पद्धता की रचना किसने की थी? भास ने की थी। कब? गुप्त काल में 300 ईस्वी में। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी गुप्त काल में 300 ईस्वी में। ये सारी जो लिटरेचर किताबें साहित्य हैं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि किसने कब रचना की और किसके काल में की, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूजन में फिर गलत करके चले आते हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना है गुप्त काल की। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम, ये सारी कालिदास की रचना है गुप्त काल की। ठीक है। फिर आता है नाट्य शास्त्र, ये भी गुप्त काल की रचना है, लेकिन ये किसने? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। फिर आता है महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र ने इसकी रचना की कनिष्क के काल में, क्योंकि ये इनके राज दरबार में उपस्थित थे। नेक्स्ट आता है देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना विशाखदत्त ने की गुप्त काल में। प्रचकटिकम शूद्रक ने की गुप्त काल में। सूर्य सिद्धांत की रचना वरा आर्यभट्ट ने की थी गुप्त काल में। व्रत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी गुप्त काल में। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की थी गुप्त काल में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। फिर आते हैं, अभी तक हम लोग पुराने साहित्य की बात कर रहे थे, अभी कैसा आ गया? विदेशी लेखक और उनके साहित्य। विदेशों से जो लोग आए थे हमारे भारत में और उन्होंने भारत का क्या वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, उन्होंने हमारे भारत के बारे में जो भी कुछ लिखा, उससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में आप जानते होंगे कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, और इनकी सबसे जो पुस्तक है उसके बारे में भी जानते हैं आप। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस, के आपसी संबंधों का वर्णन किया है। इसके बाद आता है मेगिस्थिनीज। मेगिस्थिनीज ने, ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है निवास करते थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर ये उपस्थित हुए थे। इसके द्वारा जो इनकी रचित पुस्तक है वो कौन सी थी? इंडिका थी, जिससे मौर्य काल के नगर प्रशासन और कृषि का वर्णन करती है। फिर आता है डायमिकस। डायमिकस जो था वो सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर आता है डायनोसिस। डायनोसिस मिस्र का जो नरेश था टॉलेमी फिलाडेल्फिस, उसका राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। यानी बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए थे, एक सीरिया का और एक मिस्र का। ठीक है, डायमिकस और डायनोसिस। डायमिकस सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था और डायनोसिस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फिस का था। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा और गलत मार्क करके चले आते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की थी, जिसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों आदि का क्या किया था? वर्णन किया था। इसके बाद आता है ये चीनी यात्री है फायन। फायन कब भारत आया था? 399 से 415 ईस्वी में। ये पहला चीनी यात्री था जो कब भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। और अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? फाफू की। इसने अपनी पुस्तक में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। इसके पश्चात हेनसेंग आया था। वेंगसियांग 629 से 644 ईस्वी में आया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा लिखित वृतांत क्या था? सीयूकी। क्या वृतांत था? सीयूकी, जिससे तत्कालीन भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। इसने कहां पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था।
इसके बाद आया था इत्सियम, ये भी एक चीनी यात्री था। ये 670 ईस्वी के आसपास कहाँ पर आया था? भारत के बिहार प्रदेश में ये आया था और यहाँ पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, फिर आते हैं ये रचनाकार किस देश से आए थे और इनकी क्या रचना का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री था, यूनान से आया था और इसने कौन सी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। फिर आता है टॉलेमी, ये भी यूनानी था, इसने किसकी रचना की? ज्योग्राफी की रचना की। फिर आता है प्लिनी, ये भी यूनानी था, इसने नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की। और एक अज्ञात रचनाकार था जो कि यूनान या मिस्र का था, ये भी नहीं पता है, लेकिन इसकी रचना क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। फिर आते हैं फायर, फायर चीन से आया था और इसकी रचना का नाम रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज है। फाफू की भी है, लेकिन ये भी इसकी एक रचना है। कई बार आपको फाफू की ना देकर के रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज पूछ लेगा कि किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फायन की रचना है। इसके बाद वेंगसियांग, वेंगसियांग चीन से आया था, इसकी रचना क्या है? एस्से ऑन बेस्ड इन वर्ड, एस्से ऑन बेस्ड इन वर्ड। फिर आता है इत्सियंग, इत्सियंग भी चीनी था, इसकी जो रचना थी वो कौन थी? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया। फिर आता है वावली, हावली की रचना, ये भी चीनी है, इसकी रचना थी लाइट ऑफ हेंगसियांग, इसने हेंगसियांग की ही कृतियों के ऊपर अपनी रचना कर दी थी। फिर आता है अल्बिरूनी, अल्बिरूनी अरबी यात्री था, अरब से आया था और इसकी पुस्तक थी तहकीक हिंद। तो आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो क्या थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे। ठीक है, थैंक यू।